हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय ऊर्जा में पहला टॉपिक था नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन में हम पढ़ रहे थे नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित और अनियंत्रित। तो हमने कहा था कि अनियंत्रित जो है उससे बनता है परमाणु बम, और नियंत्रित जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में काम आता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कुछ समस्याएं होती है न्यूट्रॉन को लेकर। उन समस्याओं के बारे में अपने किताब में दिया हुआ है, तो अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। न्यूट्रॉन की क्षरण समस्या, न्यूट्रॉन की जितनी भी समस्याएं हैं, पहली बात तो किसकी समस्या है? न्यूट्रॉन की ही है। तो पहला है कि न्यूट्रॉन की क्षरण समस्या क्या है कि विखंडनीय पदार्थ है, उसमें कोई न्यूट्रॉन अटैक करता है तो काफ़ी बार क्या होता है, न्यूट्रॉन विखंडनीय पदार्थ से पलायन कर जाते हैं, या विखंडनीय पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या जो कवच है, जो दीवारें हैं, जो पात्र है, उसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो या तो विखंडनीय पदार्थ जो है उससे पलायन कर जाते हैं, या उसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या कवच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। और यदि इन क्षरण की समस्या ज़्यादा है तो अपने लिए दिक्कत है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो क्षरण होने पर न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है तो श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं रहेगी। क्षरण होने वाली न्यूट्रॉनों की संख्या, क्षरण अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्रिया जारी नहीं रहेगी, न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो क्षरण जो है, इसने क्या कहा, इधर देखिए, इसने कहा कि क्षरण जो है, सुनिएगा, क्षरण एक पृष्ठीय प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? पृष्ठीय प्रभाव है। और पृष्ठीय प्रभाव है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4πr² लिख सकता हूँ, बराबर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है आयतन या उत्पादन। उत्पादन उत्पादन जो है वो आयतनीय प्रभाव है। कैसा है? उत्पादन आयतन के अंदर से होता है, क्षरण किसी पृष्ठ में होगा, और आयतनीय प्रभाव है। देखो, क्षय होगा, मान के चलो ये है, तो कोई अगर क्षरण होगा तो यहाँ सतह पे आके आएगा, और उत्पादन होगा तो अंदर पे कहीं से भी उत्पादन हो सकता है। तो उत्पादन एक आयतनीय प्रभाव है, और इसको अपन लिख सकते हैं 4/3πr³। तो अगर इन दोनों को मैं भाग दूँ, इनको भाग दूँ तो क्या हो जाएगा? 4π से 4π कटा, r² से r² कटा, 3 ऊपर गया और r नीचे पड़ा रहा। तो अनुपात कितना आया? 3/4। क्षरण बट्टा उत्पादन का अनुपात आया 3/4। और अपने को चाहिए उत्पादन ज़्यादा, तो उत्पादन ज़्यादा चाहिए, सुनिएगा, तो r का मान भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा। मतलब परमाणु है या जो पदार्थ है, विखंडनीय पदार्थ है, उसका आकार अधिक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? विखंडनीय पदार्थ का जो आकार है वो क्या होना चाहिए भाई? अधिक होना चाहिए, ताकि क्षरण कम हो और उत्पादन अधिक हो और क्रिया जारी रह सके। ये सारा ये लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सारा यही लिखा हुआ है। दूसरी समस्या है न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या। क्या है दूसरी समस्या? जो है न्यूट्रॉन की ऊर्जा समस्या, ये मैंने आपको बता दी। न्यूट्रॉन की ऊर्जा समस्या कि भाई, आपको मैंने बताया कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, और इसे लाना कितना है? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए अपन क्या करते हैं? मंदक का उपयोग करते हैं। तो विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के होते हैं, जो तीव्रगामी होते हैं, जबकि विखंडनीय मंदगामी न्यूट्रॉनों से होता है। तो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम किया जाकर उसको तापीय ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लाना आवश्यक है। ऐसा मंदकों का उपयोग करने के लिए किया जाता है। मंदक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इनके परमाणुओं का द्रव्यमान कम होना चाहिए, ताकि न्यूट्रॉनों से टकराव में न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा की अधिक हानि नहीं हो। तो पहला तो इनका द्रव्यमान कम होना चाहिए, और ये न्यूट्रॉनों के अवशोषक नहीं होने चाहिए। तो मंदक के लिए 2 क्वालिटी है कि इनका द्रव्यमान कम हो और ये अवशोषक नहीं हो। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान न के बराबर हो और अवशोषक भी ये न हो। तो 2 चीजें हैं, द्रव्यमान और अवशोषक न हो। तीसरा है, उदाहरण दिए हुए पानी, भारी पानी, और ये मैं बता चुका हूं आपको। तीसरा है न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या। देखो क्या है, मैंने आपको बताया अभी कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ तक ले जाना भाई? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रिड्यूस करना मंदक द्वारा। क्लियर? यहाँ तक करना है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो बीच में 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आएगा। और जो यूरेनियम 238 है, कौन? 238, उसका भी मिश्रण इसके साथ है। वो इस ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक है। ये क्या है? अच्छा अवशोषक है। मान के चलो
क्या मान के चलो कि 200 से कन्वर्ट होते होते मान के चलो 50 आया, फिर ही आएगा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मान के चलो 50 आया और ये यूरेनियम से टकरा गया 238 से, तो यूरेनियम 238, मैंने क्या लिखा 238, ध्यान रखना 238, तो यूरेनियम 230 क्या करेगा, उसको टपक खा लेगा। तो यूरेनियम 235 पे अटैक करने के लिए यूरेनियम अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। मंदित होने की प्रक्रिया में इनकी ऊर्जा इस परास में भी हो सकती है, अतः इनकी यूरेनियम 238 नाभिकों से अवशोषण की भी काफ़ी संभावना होती है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए नाभिकीय ईंधन जो प्राय यूरेनियम छड़ों के रूप में होता है, तो मंदकों को उपयुक्त दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर, मतलब एक छड़ यहाँ रखी तो दूसरी छड़ ऐसे रखते ताकि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ तक पहुँचे तब इतनी ऊर्जा हो चुकी हो, और जब 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तब वो बीच में रास्ते में ही हो, मतलब समझ आ रही है, न्यूट्रॉन जब तक इस पर अटैक करे तब इसकी वैल्यू जो इसकी ऊर्जा है वो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुकी हो। तो उचित दूरी पे रखना, ये ध्यान रखना। यूरेनियम छड़ों के रूप में होता है तथा मंदकों को उपयुक्त दूरी पर लिखा हुआ, मंदकों को उपयुक्त दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अधिकांश न्यूट्रॉन जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, मंदन के बाद ही छड़ों के संपर्क में आते हैं। मंदन हो जाता है उसके बाद छड़ों के संपर्क में आते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला का उपयोग नाभिकीय भट्टी के प्रचलन में किया जाता है। तो ये नियंत्रित का उपयोग किस में किया जाता है, नाभिकीय भट्टी में किया जाता है, जो ऊर्जा का या विद्युत उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक मेरे हिसाब से हो चुका। अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है भट्टी, नाभिकीय भट्टी। क्लियर? अब तो आसान है, इतना कोई लोड वाली बात है नहीं। तो नाभिकीय भट्टी देखिए प्यारे बच्चों, नाभिकीय भट्टी के द्वारा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर शक्ति जनन किया जाता है। तो नाभिकीय भट्टी में नाभिकीय विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये क्या करता है भाई, यहाँ लिख दूं कि नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सादा सीधा बदलता है, बस। क्लियर? जैसा कि हम पूर्व में उल्लेख कर चुके, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, जैसा कि हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं कि नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया काम ली जाती है, यहाँ हम तापीय न्यूट्रॉनों के द्वारा यूरेनियम 235 के विखंडन पर आधारित नाभिकीय भट्टी का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। इस प्रकार की भट्टी एवं उसके साथ संबंध अन्य उपकरणों का एक सरलीकृत आरेख दिखाया गया चित्र में। भट्टी की सक्रिय क्रोड में ईंधन के रूप में काम की लिए जा रहे यूरेनियम को बेलनाकार छड़ों के रूप में नियमित प्रतिरूप बनाया जाता है। मतलब क्या किया, छड़ों को बेलनाकार शेप दे दिया, ठीक है। और मंदक पदार्थों जैसे जल, भारी जल और ग्रेफाइट से भरा होता है क्रोड, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपन आगे। इस तरह देखो, ये छड़ें होती है, मैंने आपको बताया, ये ग्रेफाइट है इसके अंदर भरा हुआ, ठीक है। ये यूरेनियम या ईंधन छड़ें हैं। ये जो छड़ें होती है वो कैसी होती है, ईंधन छड़ें। ईंधन छड़ों में मैंने आपको बताया 235 और 238 का मिश्रण होता है। ये है निरंतरक छड़ें जो कैडमियम की होती है, और जो न्यूट्रॉन की क्या होती है, अवशोषक होती है। ग्रेफाइट होती है, ये ग्रेफाइट क्या है, मंदक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से सवाल आते हैं सीधे सीधे। जब किसी यूरेनियम छड़ में विखंडन होता है तो उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉनों में से अधिकांश छड़ से बाहर निकल कर मंदक पदार्थ में प्रवेश करते हैं, जहाँ इनकी टक्कर मंदक के परमाणुओं से होती है। इस टक्कर के बाद न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घटकर तापीय ऊर्जा परास में आ जाती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छड़ों के मध्य दूरी इस प्रकार समायोजित की हुई होती है कि किसी एक छड़ से निर्गत न्यूट्रॉन किसी अन्य छड़ में प्रवेश करने से पहले तापीय ऊर्जा परास में आ जाए। इस प्रकार क्या बोला इसको, तापीय ऊर्जा परास, ठीक है। ये किससे निकाला था अपन ने, गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 kT से 300 केल्विन पे, आपको याद हो तो छड़ों के मध्य दूरी इस प्रकार समायोजित की हुई होती है कि किसी छड़ से निर्गत न्यूट्रॉन किसी अन्य छड़ में प्रवेश करने से पहले तापीय ऊर्जा परास में आ जाए। इस प्रकार 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट परास के न्यूट्रॉनों
कि किसी क्षण में उपस्थित यूरेनियम 238 नाभिकों द्वारा अवशोषण की संभावना बहुत कम हो जाती है, जो अपनी समस्या थी उसका समाधान। ठीक है, क्रोड की ज्यामिति इस प्रकार की होती है कि न्यूट्रॉनों का क्षरण इस सीमा तक ही हो ताकि प्रति विखंडन में प्राप्त औसतन 2.5 न्यूट्रॉनों में से 1 न्यूट्रॉन अगले विखंडन के लिए उपलब्ध हो। इस स्थिति में पुनः उत्पादन गुणांक के बराबर 1 प्राप्त होता है तथा श्रृंखला अभिक्रिया स्थायी दर पर चलती है। यदि किसी कारणवश न्यूट्रॉन के क्षरण की दर घट जाए तो के एक ग्रेटर देन 1 की स्थिति में उत्पन्न होती है तो भट्टी में विस्फोट की संभावना होती है। इसके निराकरण के लिए नियंत्रक छड़ों को कैडमियम से निर्मित इसके लिए नियंत्रक छड़ें जो कैडमियम से निर्मित होती है का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी यह आपको बता दिया। ठीक है, कैडमियम छड़ों के बारे में बता दिया, ईंधन छड़ों के बारे में बता दिया, मंदक के बारे में बता दिया, जहाँ से बार बार 1 नंबर के सवाल आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सवाल आते हैं मतलब आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने जो कह दिया उसको लॉक कर देना भाई अच्छे से। ठीक है, भट्टी में मंदक पदार्थों के बीच कुछ गहराई तक उपस्थित रहती है। कैडमियम न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक होता है। वस्तुतः प्रारंभ में K > 1 रखा जाता है तथा फिर शीघ्रता से कैडमियम की छड़ें, जब बंद करना होता है तो क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ों को सीधा अंदर एंटर करा देते हैं। जैसे अंदर एंटर कराते हैं सारे न्यूट्रॉन इससे टकराते हैं और ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। तो आवश्यकता होने पर कैडमियम छड़ों को पूरी गहराई तक अंदर डालकर K < 1 करके और ये कंडीशन बंद करने की है स्थिति प्राप्त की जाती है तथा भट्टी का प्रचालन बंद हो जाता है। ऐसा भट्टी के रख रखाव की दृष्टि से सुरक्षा कारणों से किया जाता है। भट्टी में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त अत्यधिक जो ऊर्जा के कारण उत्पन्न उष्मा को हटाने के लिए क्रोड के क्षेत्र में उच्च दाब पर जल या पिघला सोडियम आदि प्रवाहित करते हैं जो शीतलक का कार्य करते हैं। शीतलकों द्वारा भट्टी से ली गई उष्मा को जल से भाप उत्पन्न करने में काम में लिया जाता है। शीतलकों द्वारा भट्टी से ली गई उष्मा क्या होता है, पानी होता है, मंदक है, बिल्कुल ऊर्जा आगे अंदर बिल्कुल गर्म हो गया। अब उस गर्मी को कहीं और मतलब क्या कहते हैं प्रदान करते हैं, जैसे क्या होता है किसी और बर्तन में या किसी और पार्ट में जहाँ पानी होता है, जो गर्मी वहाँ से निकलती है वो क्या होता है, पानी भाप बनता है और भाप बनने के बाद वो भाप क्या करता है, टरबाइन को चलाता है। तो यही चीज़ यहाँ बोली हुई है कि सोडियम आदि प्रवाहित करते हैं जो शीतलक का कार्य करते हैं। शीतलकों द्वारा, शीतलक भी ध्यान रखना, शीतलक में भी पानी का यूज़ किया जाता है, द्वारा भट्टी से ली गई उष्मा को जल से भाप उत्पन्न करने में काम में लिया जाता है। यह भाप टरबाइन जलाकर विद्युत उत्पादन करते हैं। भट्टी के चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवारें बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है क्योंकि न्यूट्रॉन कभी भी बाहर आ सकता है और बाहर आके लोगों की ऐसी की तैसी कर सकता है। उस ऐसी की तैसी से बचने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, दीवारें बड़ी मोटी बनाते हैं ताकि न्यूट्रॉन बहुत छोटा सा पार्टिकल बाहर आके कहीं पे त्राही माम नहीं मचा दे, ताकि भट्टी में उत्पन्न विखंडन पदार्थों के रेडियो एक्टिव विघटन से निकले घातक विकिरण आसपास के वातावरण में प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार नाभिकीय शक्ति उत्पादन केंद्र में काम करने वाले व्यक्ति तथा समीपवर्ती इलाकों के निवासियों जीवधारियों की सुरक्षा होती है। आपको पता है कि राजस्थान के पोखरण में भी ऐसा ही विस्फोट किया गया था। पोखरण में इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है, तो शक्ति उत्पादन इससे रिलेटेड परमाणु जो परीक्षण किया था भारत ने, महान उपलब्धि हासिल की थी, इसके लिए एक मूवी भी बनी है। ठीक है, शक्ति उत्पादन के अतिरिक्त नाभिकीय भट्टियों का उपयोग राजस्थान की धरती ने देश को परमाणु शक्ति के लिए जगह प्रदान करी और मतलब ये इतिहास के पन्नों में पोखरण और पोखरण जो राजस्थान में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, तो शक्ति उत्पादन के अतिरिक्त नाभिकीय भट्टियों का उत्पादन, विभिन्न प्रकार के उपयोग, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उत्पादन, शोध कार्य के लिए न्यूट्रॉन पुंज प्राप्त करने इत्यादि में भी होता है। तो इसका देखो, एक तो शक्ति उत्पादन होता है, एक ये देखो ये मैं बता देता हूँ। शक्ति उत्पादन एक हो गया भाई, नाभिकीय भट्टी का उपयोग लिखिए तो शक्ति उत्पादन पहला, रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए दूसरा, शोध कार्य के लिए न्यूट्रॉन पुंज प्राप्त करने के लिए तीसरा। तो शक्ति उत्पादन, शोध कार्य के लिए शक्ति उत्पादन पहला, ठीक है, दूसरा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की उत्पत्ति के लिए और तीसरा शोध कार्य के लिए न्यूट्रॉन पुंज की प्राप्ति के लिए। कहीं शोध करना है, न्यूट्रॉन के पुंज चाहिए तो काम आएगा।
और रेडियो एक्टिव समस्थानिक उत्पादन करना तो काम आएगा इत्यादि में होता है। यद्यपि नाभिकीय भट्टी विद्युत ऊर्जा उत्पादन में बहुत योगदान करती है, किंतु इससे प्राप्त जहरीले रेडियो एक्टिव अपशिष्टों का निराकरण बहुत ही बड़ी समस्या है, जिनके लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं भाई, जैसा आपको पता बड़े बड़े संस्था बने हुए WHO वगैरह, वैसे ही इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बनी हुई है वो उन्होंने नियम बना रखे हैं। साथ ही इनका प्रचलन बहुत ही कड़ी व्यवस्था के अंतर्गत होता है। सुरक्षा प्रवर्धन में जरा सी लापरवाही से भी वर्षों तक घातक हो सकती है। ये अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी वाले लोग उस परमाणु बम के अटैक को और उसकी विकिरणों के दुष्परिणाम को झेल रहे हैं। जैसा कि 1986 में रूस के चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र में हुआ था, जिसके दुष्परिणाम आज तक स्थानीय निकटवर्ती 1986 में रूस के क्या हुआ, चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र, किसमें, चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र में हुआ था, और जिसके परिणाम आज तक लोग झेल रहे हैं। 2 यूरोपीय देशों के निवासियों को प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। भाई भारत जो है खरा है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के ऊपर। अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है अपना नाभिकीय संलयन, और ये नाभिकीय संलयन जो है वो मुख्यतः सूर्य देवता के कारण होता है, और इन्हीं सूर्य देवता के कारण अपने को क्या मिल रहा है बेटा, आज तक प्रकाश मिले जा रहा है, और कई अरबों वर्षों तक भी आगे आपको प्रकाश मिलेगा। ये इस चैप्टर का आखिरी भाग है, नाभिकीय संलयन। तो देखिए नाभिकीय संलयन की बात करें तो नाभिकीय संलयन में प्यारे बच्चों क्या है, 2 हल्के नाभिक इकट्ठे होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। 2 हल्के नाभिक मिल के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। वो फैकोनी तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन थोड़े बड़े नाभिक बनाते हैं। उसमें जो ऊर्जा रिलीज होती है उसकी बात कर रहे हैं। सूर्य में यही क्रिया होती है जिससे अपने को ऊर्जा मिल रही है। तो देखिए नाभिकीय संलयन, जब 2 हल्के नाभिक, सुनना, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर मिलकर अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान संख्या के नाभिक का निर्माण करते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयित हो रहे नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। तो क्या लिखा है, संलयन से प्राप्त जो नाभिक है उसका द्रव्यमान संलयित हो रहे नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। बनने वाले का क्या होता है, द्रव्यमान कम होता है। मैंने आपको बताया पहले क्या होता है, अधिक होता है, बन गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। और ये द्रव्यमान का जो अंतर है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो योग से कम होता है। इस प्रकार से नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुरूप ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। इस तथ्य को हमने पूर्व में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के बारे में भी बताया है, मैंने अभी सूत्र लिख दिया। नाभिकीय संलयन एक जटिल प्रक्रिया है। संलयन के लिए आवश्यक है कि संलयन करने वाले नाभिक इतने पास लाए जाएं कि एक दूसरे के नाभिक के बलों की परास में हो, इतने पास लाए जाए कि नाभिक के बलों की परास में हो, अन्यथा कौन सा बल हावी हो जाएगा, कूलॉम बल। कूलॉम बल कैसा होता है, समान में प्रतिकर्षित करता है। तो अगर समान को मैं पास पास लाऊंगा नाभिकों को तो कूलॉम बल लगेगा, क्योंकि इधर भी प्रोटॉन होंगे और इधर भी प्रोटॉन होंगे तो धक्का मारेंगे। लेकिन एक रेंज में इनके पास पास ले आया, कौन सा, नाभिक के बलों की परास के अंदर। नाभिक के बलों की जो परास होती है मैंने बताया था, उस परास में लेके आया 10⁻⁻15, कितनी परास होती है, 10⁻⁻15 मीटर। इस परास में अगर ले आया 2 परमाणुओं को, 2 परमाणुओं के नाभिक को, तो क्या होगा, फिर वो आकर्षण बल का अनुभव करेंगे और मिक्स हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए, अभी ये दोनों एंटी है, कूलॉम बल लग रहा है। लेकिन मैं अगर कैसे भी करके इनको पास पास ले आया, जो कूलॉम बल की रेंज के अंदर आ गए, पास पास आ गए, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाएंगे और फिर एक छोटे छोटे 2 कण, कितने कण बनेंगे, 2 छोटे छोटे 2 कण 1 कण बनेंगे। तो नाभिक बलों के परास में हो, यह एक कठिन कार्य है। जब नाभिक के निकट लाए जाते हैं तो उनके मध्य कौन सा, कूलॉम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जो प्रबल होता है। इस कूलॉम अवरोध से पार करने के लिए नाभिकों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए। नाभिकों की गतिज ऊर्जा 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। भाई ध्यान रखना, कितनी होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा, संलयन में गतिज ऊर्जा 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इतनी ऊर्जाएं कण त्वरित से प्राप्त, इतनी ऊर्जाएं कण त्वरित से प्राप्त की जा सकती है, किंतु त्वरित्रों में एक नाभिक के दूसरे नाभिक से प्रकीर्णन की संभावनाएं, देखिए आगे करते हैं इसको।
लिखा है कि इतनी ऊर्जाएं कण त्वरित्र, कण को त्वरित करने वाली युक्तियां होती है, कण त्वरित्र कहते हैं उनको, कण त्वरित्र से प्राप्त की जाती है, किंतु त्वरित्रों में एक नाभिक से दूसरे नाभिक से प्रकीर्णन की संभावनाएं संलयन से अधिक होती है। मतलब कण त्वरित्र द्वारा इतनी ऊर्जा दी जा सकती है, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा किससे दी जा सकती है? कण त्वरित्र से। लेकिन कण त्वरित्र में समस्या क्या है कि एक नाभिक से दूसरे नाभिक में प्रकीर्णन की जो संभावना है वो संलयन से अधिक होती है। मतलब अंदर घुसे नहीं घुसे, टकरा के वापस आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही एक नाभिक से दूसरे नाभिक पर संघात करने के लिए त्वरित्रों में निवेशी ऊर्जा संलयन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है, और इसको त्वरित करने के लिए ऊर्जा भी जो है अधिक देनी पड़ेगी, और यहाँ अपने को उसकी तुलना में ऊर्जा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो नुकसान ही है ना भाई, त्वरित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है और संलयन के बाद जो ऊर्जा मिलेगी वो कम मिलेगी, तो नुकसान ही है ना। क्लियर भाई? चीज़ को 102 रुपये में खरीदा और आप उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो नुकसान ही है भाई, तो ये नुकसान हो रहा है। निवेशी ऊर्जा संलयन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है, त्वरित्रों में निवेशी ऊर्जा। इस कारण त्वरित्रों द्वारा स्थूल द्रव्य में संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्ति एक व्यवहारिक तो नहीं है भाई। ऊर्जा ही ज़्यादा लग रही है तो व्यवहार तो है ही नहीं। कोई मूर्ख होगा जो 102 रुपये की चीज़ खरीद के लाएगा बाजार से और 100 रुपये मार्केट में बेचेगा, ठीक है। तो ये वही बात है, तो ये व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि ऊर्जा त्वरित करने में ज़्यादा लग रही है और मिल रही है वो कम मिल रही है, तो क्या मतलब? संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गैस रूप में द्रव्य कणों को इतने, सुनना अब काम की बात आती है, संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गैस रूप में द्रव्य कणों को इतने उच्च ताप तक गर्म किया जाना चाहिए। द्रव्य के कणों को गैस रूप में इतने उच्च ताप तक गर्म किया जाना चाहिए ताकि यादृच्छिक टकराव के कारण नाभिक इतने निकट आ सके ताकि संलयन हो। कोई कण है, इनको गैस रूप में बदल के इतने उच्च ताप पर गर्म किया जाना चाहिए, द्रव्य कण है उनको गैस फॉर्म में लाकर इतने उच्च ताप पर गर्म किया जाना चाहिए कि आपस में टकरे करते करते ही क्या हो जाए? संलयित हो जाए, संलयन हो जाए। टकरे करते करते मतलब एक आया दूसरे से ताप के कारण टक्कर करी, दूसरे से बचा और दूसरे के अंदर घुस गया, गच गया और पता चला कि अरे ये तो एक ही बन गया, ठीक है। तो इस गजाक को समझने के लिए देखिए यहाँ पे इस ताप की कोटि 10⁹ केल्विन होती है। मान के चलो देखो स्पीड से आया, स्पीड से आया और इसके अंदर घुस गया, तो अब ये बन गया डबल। क्लियर? तथा इस प्रकार की संलयन अभिक्रियाएं नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है? ताप नाभिकीय संलयन। ताप वर्ड लग गया, तो द्रव्य कण है उन्हें उच्च ताप दें, उच्च ताप के बाद उनमें क्या आएगी? एनर्जी आएगी, उससे वो टकरे करेंगे और टकरे इतनी तीव्र होनी चाहिए कि एक नाभिक दूसरे नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाए और संलयित हो जाए, संलयन की क्रिया हो जाए। और ताप की कोटि होती है 10⁹ कोटि, 9 केल्विन, 10⁹ केल्विन। संलयन अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में ड्यूटेरियम नाभिकों के संलयन को लिया जा सकता है। नीचे दर्शाया गया है ड्यूटेरियम, मैं बता दूं, हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम याद रखना भाई 1H2, मतलब एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। तीसरा है ट्रिटियम, ट्रिटियम होता है 1H3। तीनों के नाम याद कर लो भाई, तीन हाइड्रोजन के समस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3। तो 1H2 1H2 जब मिलेंगे तो 1H3 बनेगा, ट्रिटियम बनेगा और 1H1 एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। आपको ऊपर की संख्याओं के जोड़ बाकी देखने हैं, टोटल 4 है और ये टोटल 4 है, 2 है और टोटल 2 है ऐसे, और 4 मेगावोल्ट की ऊर्जा निकलती है। क्लियर? अब आगे कहानी छोड़ो क्योंकि ये आगे अपन मेन कहानी पढ़ेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ड्यूटेरियम देखो, एक ड्यूटेरियम 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 ट्रिटियम बना, फिर ट्रिटियम और ड्यूटेरियम ने क्या बनाया? हीलियम बनाया। क्लियर? क्या बनाया? हीलियम बनाया और एक न्यूट्रॉन जनरेट किया, ठीक है। 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। उपरोक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर अगर मैंने इनको संयुक्त किया तो क्या हुआ? ये बन गई 21, 4 और 17.6 तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको याद ऐसे रखते हो, कैसे रखो?
D प्लस डी बना T और T प्लस डी बना ही। तो DDT का T का होता है DDT, टिड्डी मारने के लिए DDT का छिड़काव करते हैं। मान लो DDT और टिड्डी हे ऐसे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अब ज़्यादा हो रहा है। हाँ चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, वापस देखें। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। मैंने तो ऐसे याद कर लिया अभी DDT, तो मुझे पता है ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम बन गया, 4 ऊर्जा निकल गई। और फिर मैंने कहा कि जो ट्रिटियम बना है उससे वापस ड्यूटेरियम वापस सेलेन हुआ तो हीलियम बन गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 4 और 17.6 21.6 बन गया, ठीक है। क्लियर सी बात है। इस प्रकार ड्यूटेरियम की 3 समस्या संलयित होकर 21.6 ऊर्जा विमुक्त होती है। यद्यपि उपरोक्त सेलेन में नाभिक से प्राप्त 21.6 ऊर्जा यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो यूरेनियम के 1 से 200 है और इसके कितना है 21.6, लेकिन ये है भी तो छोटा। ये कितना है, ये है भी छोटा। अगर दोनों का द्रव्यमान सेम माने तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। नाभिक के सेलेन में ऊर्जा ज़्यादा होती है सेम, मतलब 1 किलो आप यूरेनियम ले लो और 1 किलो, मैं आपको बता दूं, वैसे आगे आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर बता ही देता हूँ कि अगर आप 1 किलो यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त करो तो 8 × 10⁻13 जूल आएगी लगभग, जो भी आएगी। और ये आएगी 1 किलो हाइड्रोजन ले लो तो इससे ऊर्जा मिलेगी 8 चौक 32, लगभग 32 मान लो, 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। 1 किलो हाइड्रोजन से ऊर्जा आपको मिलेगी 32 × 10⁻13 और 1 किलो यूरेनियम से आपको मिलेगी 8 × 10⁻13, ठीक है। तो ये हो गया अपना ख़त्म। इसको ख़त्म करेंगे आज, अभी जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि तुलना में बहुत कम है। किंतु यदि प्रति किलोग्राम ड्यूटेरियम से प्राप्त सेलेन ऊर्जा की तुलना प्रति किलोग्राम यूरेनियम से प्राप्त विखंडन से करें तो यह बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त सेलेन से प्राप्त उत्पादन रेडियो एक्टिव नहीं होते, जबकि विखंडन से उत्पाद रेडियो एक्टिव होते हैं। अतः तुलनात्मक रूप से सेलेन बेस्ट ऑप्शन है। अपना ऑप्शन बेस्ट कौन सा है? सेलेन। कौन सा ऑप्शन भाई? नाभिकीय सेलेन। चलो अब इससे बढ़ते हैं आगे। ये सारी कहानी वही लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि ऊपर वाले उदाहरण में देखा कि 1 किलो यूरेनियम से लगभग 8 × 10⁻13 मिलती है और 1 किलो हाइड्रोजन से लगभग 34.67 × 10⁻13 जूल ऊर्जा मिलती है, तो लगभग 4 गुना है। उपरोक्त उदाहरण से में हमने सेलेन के लिए आवश्यक, प्यारे बच्चों देखो, तो आप देखो कोयला 1 किलो जलाओ उससे तो बहुत कम ऊर्जा मिलेगी, रासायनिक है। यूरेनियम 1 किलो से आपको जो ऊर्जा मिलती है और 1 किलो हाइड्रोजन से जो ऊर्जा मिलती है उनमें भी तुलना करें तो कितना 4 गुना का फर्क है। मतलब सेलेन जो ऊर्जा है वो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है भविष्य में ऊर्जा के रूप में, बेस्ट ऑप्शन। तो अब अपन देखें, उपरोक्त उदाहरण से हमने सेलेन के लिए आवश्यक ताप एवं सेलेन में से मुक्त ऊर्जा का आकलन किया है। इससे उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तथा द्रव्य नाभिक की आयन एवं इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। तो देखो क्या चीज़ बोली इसने, सुनेगा, काम की चीज़ आती है तो आराम से समझाऊंगा। उपरोक्त उदाहरणों में हमने सेलेन के लिए आवश्यक ताप एवं सेलेन से मुक्त ऊर्जा का आकलन किया। इतने उच्चतर ताप पर द्रव्य के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो इतना ताप देंगे तो द्रव्य जो भी है उसमें परमाणु जो भी है उसके इलेक्ट्रॉन जो भी है, भाई द्रव्य है, कोई द्रव्य हो गया उसमें परमाणु होंगे, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ परमाणुओं से बना है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना ताप दोगे आप, हैवी ताप, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने के बाद क्या हो जाएगा, आयन बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये साथ में रहते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या रहते हैं, अलग, मतलब आयन इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, अलग रहते हैं फ्री में। भाई परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन अलग रहते हैं तो परमाणु बन गया आयन, और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए और ये मिक्स रूप में रहते हैं तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। तो इसकी विशेष अवस्था, तो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है पदार्थ की इस विशेष अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जैसा कि हम अपने अगले उप अनुभाग में तारों में ऊर्जा के संलयन के कारण है, तो अगले उपभाग में अपन क्या पढ़ेंगे, आगे देखिए, देखेंगे सूर्य एवं अन्य तारों में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है, संलयन है। पृथ्वी पर ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं का आरंभ 1952 कब हुआ भाई, 1952 में हुआ भाई। 1952 से हुआ जब पहले संलयन बम विस्फोट किया गया था। तो पहला संलयन जो बम विस्फोट था
हाइड्रोजन बम विस्फोट था पहला, वो 1952 में किया गया भाई। इस प्रकार की ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक उच्च ताप को प्राप्त करने के लिए पहले एक परमाणु बम विस्फोट किया गया। तो इस बम के लिए पहले एक परमाणु बम विस्फोट किया गया, उससे फिर हाइड्रोजन बम विस्फोट किया गया। ठीक है, तो परमाणु बम विस्फोट, और पहले परमाणु बम विस्फोट किया, उससे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर मिला, और उस हाई टेम्परेचर से क्या किया, हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया गया। हाइड्रोजन बम के रूप में प्राप्त नाभिकीय संलयन ऊर्जा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का परिणाम है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, संलयन में भी नियंत्रित अनियंत्रित हो सकती है। तो संलयन की जो सुनिएगा, संलयन में भी दो प्रकार की होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित। उसमें भी नियंत्रित अपने को ऊर्जा देने के काम आता है, उसके रिएक्टर में होगा, वो भी उसका रिएक्टर अभी तक बना नहीं है, उस पर क्या कहते हैं, खोज जारी है, रिसर्च जारी है। और जब ये अनियंत्रित हो जाता है तो ये किसका काम करता है भाई, बम का काम करता है। तो आप देखिए वापस अभी एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो गई कि विखंडन से जो बनता है वो परमाणु बम बनता है, और संलयन से जो बनता है जिसमें हाइड्रोजन नाम आया वो हाइड्रोजन बम होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बम। तो ध्यान से देखना, संलयन से भी बम बनता है और विखंडन से बम बनता है। विखंडन से जो बम बनता है वो परमाणु बम होता है, और संलयन से जो बम बनता है वो हाइड्रोजन बम होता है। तो ये अब हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर महासागरीय जल में ड्यूटेरियम का अथाह भंडार होने से यदि संपोषी एवं नियंत्रित संलयन अभिक्रियाओं पर आधारित युक्ति निर्मित की जाए, देखो महासागर में से ड्यूटेरियम का अथाह भंडार है, और इस पे संपोषी और नियंत्रित संलयन अभिक्रिया आधारित की जाए, समस्या का बहुत हद तक निराकरण संभव है, ऊर्जा की समस्या का निराकरण हो जाएगा। परंतु क्या है, समुद्र में जो ड्यूटेरियम मिल रही है उससे। परंतु इस प्रकार की युक्ति जिसे संलयन भट्टी कहा जाता है कि निर्माण में कई व्यवहारिक कठिनाई है। इसकी भट्टी, संलयन की भट्टी बनाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी ऐसा पदार्थ चाहिए जो 10⁹ केल्विन तक का ताप झेले भाई। खुले में तो चलो हो सकता है, पर ऐसा सिस्टम है जैसे एक कमरा है, तो इस कमरे का ऐसा होना चाहिए 10⁹ केल्विन का ताप झेले। आपको पता है कि हर एक चीज़ जो है मेल्ट होने लगती है हाई टेम्परेचर पे, तो इसको बनाना मुश्किल है, क्योंकि इससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, ताप बहुत ज़्यादा चाहिए। सबसे पहली कठिनाई तो है प्रयोगशाला में संलयन के लिए आवश्यक ताप प्राप्त करना है। इसके लिए वर्तमान में शक्तिशाली स्पंद लेजर का प्रयोग किया जाकर 10⁸ केल्विन तक का ताप तो अपने प्राप्त कर चुके हैं। क्या है, तो स्पंद लेजर के द्वारा, किसके द्वारा भाई, स्पंद लेजर के द्वारा 10⁸ केल्विन का ताप तो अपन प्राप्त कर चुके। क्लियर। परंतु सबसे प्रमुख कठिनाई संरोधन है की है। संलयन अभिक्रिया अधिक संख्या में, इसके लिए आवश्यक है कि प्लाज्मा को लंबे समय तक उच्च ताप तथा उच्च कण घनत्व पर बनाए रखा जाए। तो लंबे समय तक, सुनिएगा ध्यान से, लंबे समय तक उच्च ताप और उच्च कण घनत्व पर बनाए रखा जा सके। प्लाज्मा के इतने उच्च ताप पर होने से तो यह स्पष्ट है कि किसी ठोस पदार्थ के पात्र द्वारा इस प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। अतः नियंत्रित संलयन के लिए यह एक बड़ी चुनौती। वर्तमान में वैज्ञानिक दो विधियां, जिन्हें चुंबकीय संरोधन और जड़त्वीय संरोधन, संरोधन समस्या तो दो प्रकार की चुनौती है, चुंबकीय संरोधन और जड़त्वीय संरोधन पर कहा जाता है, पर काम कर रहे। चुंबकीय परिरोधन पर आधारित एक युक्ति जिसे टोकामेक कहा जाता है द्वारा लगभग 1 सेकंड के लिए 10 मेगावाट संलयन शक्ति प्राप्त की जा चुकी है। परंतु वाणिज्यिक दृष्टि से लंबे समय तक संलयन से शक्ति प्राप्त करने के प्रयास अभी शैशवावस्था में ही है। वैज्ञानिक जगत में आशा है कि 21वीं सदी जो अभी आ चुकी है, 21 सदी 2021 चल रहा है, शताब्दी के मध्य तक वाणिज्यिक रूप से उपयोगी नाभिकीय संलयन भट्टी का निर्माण संभव हो सकेगा। तो भट्टी जो है वही बनाना, मैंने कहा ना इतना टेम्परेचर कोई झेल ही नहीं पाएगा, तो भट्टी बनाना ही एक प्रॉब्लम है, और इसमें वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो वैज्ञानिकों की दो विधियां जो है वैज्ञानिकों के सामने, एक तो चुंबकीय संरोधन और दूसरा है जड़त्वीय संरोधन कहा जाता है, पर काम कर रहे हैं वैज्ञानिक जो है। चुंबकीय संरोधन समस्या, एक चुंबकीय संरोधन और एक है
जड़त्वीय संरोधन, चुंबकीय और जड़त्वीय संरोधन है, इस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और चुंबकीय संरोधन पर आधारित एक युक्ति है जिसे टोकामैक कहा जाता है, जिससे 1 सेकंड में 10 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक प्राप्त किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो चुंबकीय संरोधन पर आधारित है एक युक्ति टोकामैक, जिससे 1 सेकंड में 10 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, की जा चुकी है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे, सूर्य एवं तारों में संलयन। एक बार आप रीडिंग लगाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पूरा थ्योरेटिकल बचा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन ठीक है, बुक में है तो अपन पढ़ रहे हैं। सूर्य तारों में ताप नाभिकीय संलयन की बात करें तो सूर्य लगभग 4.5 × 10⁸ वर्षों से 3.9 × 10⁻26 वाट की दर से ऊर्जा विकृत कर रहा है भाई। क्लियर? 4.5 × 10⁸ वर्षों से 3.9 × 10⁻26 वाट की दर से ऊर्जा विकृत कर रहा है। सन 1930 से पहले यह माना जाता था कि सूर्य, जिसका द्रव्यमान लगभग 2 × 10⁻30 किलो है, में कार्बन एवं ऑक्सीजन के दहन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, परंतु जिस दर पर सूर्य ऊर्जा विकिरण करता है उस दर के आधार पर सूर्य को कुछ हजार वर्ष के बाद उत्सर्जन बंद कर देना चाहिए था। पहले माना था कार्बन और ऑक्सीजन से काम चल रहा है भाई, उनका दहन हो रहा है, क्योंकि यही मानते थे लोग, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। तो कुछ लोग मानते थे पहले कि कार्बन एवं ऑक्सीजन के दहन, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि कुछ हजार वर्षों तक क्या होता है, उत्सर्जन बंद हो जाना चाहिए था। एक अन्य मत के अनुसार जैसे जैसे सूर्य ठंडा होता है, इसके भीतर दाब में क्या आती है, कमी आती है। तो जैसे जैसे सूर्य ठंडा होता है, इसके दाब में क्या होती है, कमी आती है। इस कारण अपने भीतर प्रबल गुरुत्वीय बलों के प्रभाव में संकुचित होगा, जिसके कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में बदलेगी। परंतु इस आधार पर की गणनाओं से भी सूर्य को लगभग 10⁸ वर्षों तक की ऊर्जा विकृत करने में सक्षम होना था। सूर्य की क्रोड में द्रव्यमान के अनुपात के हिसाब से लगभग 35% हाइड्रोजन, 64% हीलियम एवं 1% अन्य तत्वों की उपस्थिति है। भारी तत्वों की नगण्य मात्रा में उपस्थिति के कारण नाभिकीय विखंडन भी सूर्य ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता। तो भाई पहले माना रासायनिक ऊर्जा, फिर माना नाभिकीय ऊर्जा, वो भी नहीं हो सकता। सन 1939 में अमेरिकन वैज्ञानिक बैठे बैठे सोचा, भाई किसने सोचा, बैठे ने बैठे बैठे सोचा कि भाई सूर्य देवता कैसे दे रहे, देखो बैठे बैठे सोचा। क्या नाम है इसका, बैठे, ठीक है। तो वैज्ञानिक था बैठा, और बैठे बैठे उसने सोचा कि सूर्य एवं अन्य तारों में ऊर्जा का जनन ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण है। किसके कारण है, ताप नाभिकीय संलयन, ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण है, जिनमें हाइड्रोजन नाभिक हीलियम नाभिक में संलयित होता है। इस प्रकार के प्रक्रम जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र का, बैथे ने क्या कहा, बैथे ने कहा कि भाई पीपी चक्र, कौन सा कहा, पीपी चक्र, ठीक है, कहा जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समुच्चय द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये देखो समीकरण है महत्वपूर्ण, करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना क्या, ड्यूटेरियम। तो देखिए 112 112, लेकिन ये तो आ गया, देखो तो इधर तो एक प्रोटॉन है इधर से, और इसका मतलब एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन तो था ही नहीं। तो क्या हुआ, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पे मैं बताता हूँ, प्रोटॉन जो है एक कम हुआ और वो बना न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन जो है बीटा पॉजिटिव होता है, तो ई पॉजिटिव और न्यू ये होना चाहिए। तो ये तो नाभिक, ये अगर टूटा है, सुनिएगा, तो ये तो एक कम हो जाएगा, और न्यूट्रॉन एक बढ़ा है तो ए एक बढ़ जाएगा, और ये दो कण निकलेंगे। तो देखो ए कितना था, 2, जेड कितना था, 2 था, टोटल दोनों का जोड़ दिया। अब क्या है, जेड हो गया 1, जेड 1 हो गया, मतलब इसका मतलब प्रोटॉन टूटा है, प्रोटॉन टूटा तो न्यूट्रॉन बना है, तो ऊपर आ गया, और ई पॉजिटिव और गामा। तो ये गामा नहीं होके ये न्यूट्रिनो है, ध्यान रखना, किताब में गलती है, पकड़ में आ गई। तो ये न्यूट्रिनो है, क्या है, न्यूट्रिनो, जिसको म्यू की तरह बनाते हैं। 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा रिलीज हुई, पहला खत्म। अभी ई पॉजिटिव है, फ्री स्पेस में आ गया, तो ई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं प्लाज्मा के अंदर, तो ई पॉजिटिव
और ई नेगेटिव दोनों संलित होकर गामा गामा बना दिया, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज करी। ये समीकरण आपको याद होनी चाहिए। तीसरा, जब ये हीलियम आया, सुनिएगा, ये ड्यूटेरियम, अभी ड्यूटेरियम आया, ड्यूटेरियम के साथ एक हाइड्रोजन और संलयित हुआ, तो अब क्या बना, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 हीलियम, और ये गामा, और 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हीलियम का जो नाभिक है, हल्का नाभिक, इसको बोलेंगे हीलियम का हल्का नाभिक। हीलियम का एक हल्का नाभिक हीलियम के दूसरे हल्के नाभिक से संलयित हुआ, तो टोटल ऊपर हुए 6, नीचे हुए 4। पर अपने को एक हीलियम बनाना, तो 4 ऊपर दे दिए, 2 नीचे दे दिए, बचे कितने, 2 ऊपर बचे और 2 नीचे बचे। तो क्या किया, 11H और 11H 2 हाइड्रोजन बन गए। क्लियर, ठीक है, खत्म। तो 4 है, देखो 11H से बना ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में एक और हाइड्रोजन जुड़ा तो बना हीलियम का हल्का नाभिक, और हीलियम के 2 हल्के नाभिक जुड़े तो बना हीलियम का भारी नाभिक। तो ये क्रिया कराने के लिए ये ऊपर वाली सारी क्रियाएं कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार। तो इनको 2 बार मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके तीनों समीकरण को, ठीक है, फिर सभी को ऐड करेंगे, सभी को। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 2 बार होगी, ये भी 2 बार होगी। अब इसको संतुलित करो चारों को। क्यों, क्योंकि हीलियम एक मिला है यहाँ पर, तो ऐसी कैसी एक क्रिया और होगी, तभी 2 हीलियम मिलेंगे, तभी यहाँ क्रिया होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो चौथी अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि प्रथम 3 अभिक्रियाएं 2 बार हो, ताकि चौथी अभिक्रिया के लिए आवश्यक हीलियम नाभिक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहां पे देखिए, तो चौथी अभिक्रिया अभी देखेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। चौथी अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि प्रथम 3 अभिक्रियाएं 2 बार हो, ताकि चौथी अभिक्रिया के लिए आवश्यक 2 हीलियम नाभिक प्राप्त हो सके। अतः पहली 3 अभिक्रियाओं को 2 बार तथा चौथी अभिक्रिया को 1 बार मानते हुए विचार करें, तो सकल प्रभाव सबसे एवरेज कर लिया, सबको जोड़ दिया, तो ये समीकरण आ गई प्यारे बच्चों। क्या आ गई, 4 हीलियम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हीलियम बना, 2 न्यूट्रिनो बने, 6 गामा बने, और 26.7 ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज हुई। यदि उपरोक्त समीकरण में दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉन का योग करें तो प्राप्त समीकरण जो है इस तरह से बनेगी। क्लियर, ध्यान दें, अब कोष्ठकों में उपस्थित राशियां क्रमशः हाइड्रोजन व हीलियम परमाणुओं को व्यक्त कर रही है। तो अगर इसको, ये तो क्या था, नाभिक था, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े मतलब ये बैलेंस है। अब ये क्या है, हाइड्रोजन है। ध्यान दें, अब कोष्ठकों में उपस्थित राशियां क्रमशः हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु है। पहले नाभिक की बात कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया परमाणु बना, पहले नाभिक था, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया परमाणु बन गया। पहले ये नाभिक था, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, परमाणु बन गया। व्यक्त कर रही है। उपरोक्त समीकरण में मुक्त ऊर्जा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे द्रव्यमान शक्ति के रूप में सत्यापित किया जा सकता है। Q बराबर mi माइनस एम एफ इंटू सी स्क्वायर बराबर, ये छोड़ो, हीलियम के परमाणु की जिनके क्रम से ये ठीक है, कोई इतनी खास कहानी नहीं है। 26.7 का पूरा इसने प्रोसीजर कर लिया, ठीक है। तो गामा किरण फोटोन के द्रव्यमानहीन होने तथा न्यूट्रॉनों के नगण्य द्रव्यमान के कारण इन्हें क्यू की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि गामा सिर्फ ऊर्जा होती है। सूर्य के आंतरिक भाग का ताप लगभग 1.5 × 10⁷ केल्विन आंकलित किया गया है, जबकि कुछ देर पूर्व हमने पढ़ा कि ताप नाभिक के संलयन अभिक्रिया के लिए 10⁹ केल्विन ताप आवश्यक है। तब सूर्य में ऐसा क्यों हो रहा है? इस उलझन का समाधान यह है कि यद्यपि हम संलयन के लिए आवश्यक नाभिकों की गतिज ऊर्जा का आंकलन के सूत्र 3/2 kT से करते हैं, वस्तुतः यह ऊर्जा नाभिकों की औसत गतिज ऊर्जा है। इस ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा के नाभिक भी सूर्य के में विद्यमान है तथा सूर्य के विशाल द्रव्यमान के कारण इस प्रकार के नाभिकों की संख्या भी प्राप्त है, ताकि सूर्य में संलयन प्रक्रिया जारी रह सकती है। तो इसने बताया कि ये जो ऊर्जा अपन लेते हैं ये औसतन लेते हैं, ठीक है। वर्तमान
आकलन के अनुसार सूर्य में अगले 5×10⁹ वर्षों के लिए संलयन हेतु पर्याप्त हाइड्रोजन उपलब्ध है। इसके पश्चात सूर्य की क्रोड में मुख्यतः हीलियम ही होगी। गुरुत्व के कारण सूर्य की क्रोड संकुचित होने लगेगी तथा इसका ताप बढ़ेगा। इसके कारण सूर्य का बाहरी आवरण बहुत अधिक प्रसारित होगा, संभवतः इतना कि यह पृथ्वी की कक्षा को घेर ले। ऐसी स्थिति में खगोल विज्ञान की भाषा में कहें तो एक लाल दानव बन जाएगा। इसने क्या कहा? इसने कहा कि सूर्य की जो लपटें हैं, अभी जो लपटें हैं कोरोना है, वो इतना फैल जाएगा, ये कोरोना अभी फैल रहा है ना, तो ये जो सूर्य का जो मुकुट होता है, ये लपटें होती है सूर्य की, ये दिखती है ना ऐसे, इसको कहते हैं कोरोना। कोरोना मतलब ताज। ये इतना फैल जाएगा कि ये पृथ्वी के समीप आ जाएगा, और जब ये पृथ्वी के समीप आ जाएगा तो ये लाल दानव कहलाएगा। लिखा हुआ भाई, सूर्य एक लाल दानव कहलाएगा, लाल दानव बन जाएगा। ठीक है, तो क्रोड लिखा हुआ है क्या? हाइड्रोजन उपलब्ध है। इसके पश्चात सूर्य की क्रोड में मुख्यतः हीलियम होगी। गुरुत्व के कारण सूर्य की क्रोड क्या हो रही है? संकुचित होने लगेगी। क्रोड संकुचित होने लगेगी और क्या होगा? इससे ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो इसका बाहरी आवरण, जिसको कोरोना कहते हैं, वो भी बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो इतना अधिक फैलेगा कि पृथ्वी की कक्षा के अंदर घुस जाएगा और ये लाल दानव कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने नाभिक जो चैप्टर है पूरा किया, इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट करी। अगली कक्षा में हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से आज तक की क्लास में आपको पूरा समझ में आ गया। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है, आप इसकी तैयारी में लग जाएं। एक वीडियो को बार बार देखें, निश्चित रूप से आपके जो रिजल्ट में पहले की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कहते हैं ना अद्भुत एक निखार आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप अपने क्लासमेट्स और अन्य मित्रों को इन वीडियोज़ के बारे में अधिक से अधिक बताएं और इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।